राइट तो आज हम लोगों ने टॉपिक नंबर 3 स्टार्ट करना है, ठीक है। एंड दोज वर रिपीटिंग द कोर्स वुड फाइंड दैट कि हमने थोड़ी सी सीक्वेंस जो है वो चेंज की है, तो द ऑर्डर ऑफ द टॉपिक्स इज स्लाइटली चेंज्ड। तो इसको प्लीज़ इफ़ यू हैव ओल्डर स्लाइड्स तो प्लीज़ इग्नोर देम, फॉलो द न्यू स्लाइड्स। ठीक हो गया। तो अभी इस टॉपिक के अंदर व्हाट एवर मेन ऑब्जेक्टिव इज दैट वी वांट टू move on from finding just the equivalent masses and equivalent stiffness and equivalent damping, and we want to now write the entire equation of motion of a system। और पहले हम लोग सिंगल डिग्री फ्रीडम की बात करेंगे, उसके बाद फिर अगले टॉपिक के अंदर हम लोग मल्टी डिग्री फ्रीडम की बात करेंगे। एंड आफ्टर वी आर डन विद द इक्वेशंस देन वी विल मूव ऑन टू द सॉल्यूशंस पार्ट, जिसमें हम वन डिग्री फ्रीडम की इक्वेशन के सॉल्यूशंस और वाइब्रेशन का बिहेवियर एनालाइज करेंगे, और फिर मल्टी डिग्री फ्रीडम के लिए भी विल डू द एग्जैक्ट सेम थिंग। ठीक है, तो दैट्स द अप्रोच दैट वी आर गोइंग टू फॉलो। राइट, मेरी आवाज़ वगैरह क्लियर है? इज देयर एनी इशू? जस्ट फीडबैक दे दो ताकि ओके दैट्स गुड। नो सर। ओके, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो व्हाट वी हैव टू डू इन दिस टॉपिक बेसिकली इज हमने फ्री बॉडी डायग्राम्स को हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे, बिकॉज नाउ फ्री बॉडी डायग्राम्स विल बी वेरी क्रूशियल इन एक्चुअली राइटिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन। तो उसके लिए विल फॉर एवरी प्रॉब्लम विल सी के फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनानी, एंड देन वंस वी आर डन विद दैट विल write the equation of motion of a system, and for that we'll look at a number of methods, basically 4 methods को हम लोग देखेंगे इसके लिए, ठीक है। एंड टू ऑफ देम बेसिकली, एक न्यूटन्स सेकंड लॉ, ये जो कि आप लोगों को पता ही है कैसे करते हैं, एक उसी की डिराइव्ड फॉर्म है डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल, विच इज एसेंशियली द सेम थिंग। दो मेथड्स नए हैं, एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मेथड है और एक प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क का मेथड है, विच आर वेरी पावरफुल। इनिशियल स्टूडेंट्स की आइडिया ये होता है कि न्यूटन सेकंड लॉ क्योंकि आता है उसी पे फोकस करते हैं, बट व्हाट यू विल रियलाइज आफ्टर अ फ्यू क्वेश्चन इज दैट द मोस्ट पावरफुल मेथड ऑफ दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, जिसको शुरू में थोड़ी सी मुश्किल होती है समझने में, बट वंस यू गेट अ हैंग ऑफ इट, इट इज़ द फास्टेस्ट मेथड एंड बहुत इजीली अप्लाई हो सकता है वंस यू गेट अ हैंग ऑफ इट। तो प्लीज़ उसको इग्नोर नहीं कीजिएगा कि 4 मेथड हैं, आई जस्ट फोकस ऑन द बेसिक वन, क्योंकि उसमें मसला होता है आगे तक। राइट, तो लेट्स स्टार्ट। हम लोगों ने अभी तक जो बात की, हमने कहा कि हमारे पास अगर कोई भी सिस्टम है एंड वी कैन क्लासीफाई इट एज अ सिंगल डिग्री फ्रीडम सिस्टम, फॉर एग्जांपल दिस कैम फॉलोअर मैकेनिज्म, जिसको हम पहले देख भी चुके हैं, राइट। हमने इसका इक्विवेलेंट मास निकाला था, राइट। इसकी इक्विवेलेंट स्टिफनेस भी निकल सकती है डिफरेंट लोकेशंस इफ यू वांट टू। फॉर दिस सिस्टम व्हाट वी कैन डू इज वी कैन मॉडल दिस एज अ सिंपल स्प्रिंग मास सिस्टम, क्योंकि इसमें हमने डैम्पिंग को अभी तक नहीं कंसिडर किया हुआ, तो वी कैन मॉडल इट लाइक दिस। ठीक, अब एग्जैक्टली ये चीज़ क्या आ रही है कि इसमें ग्राउंड जो है, ग्राउंड एक्चुअली इफ यू लुक एट द ग्राउंड जो है वो कैंप से कनेक्टेड है और वो मूव कर रहा है। दिस स्मॉल थिंग दिस विल कम लेटर ऑन व्हेन वी टॉक अबाउट बेस एक्साइटेशन का हम टॉपिक आगे जाके पढ़ेंगे। तो इस चीज़ को अभी फॉर द टाइम बीइंग पुट अ होल्ड ऑन इट कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे, इसको किस तरह मॉडल किया जाता है, कि हम लोग विल लेटर ऑन विल फाइंड आउट कि वन टाइप ऑफ फोर्सिंग फंक्शन है कि जब मैं अपनी फाउंडेशन को मूव करना शुरू कर दूँ, तो विल एनालाइज दिस, विल सी हाउ टू सॉल्व दिस। ये पूरी चीज़ जब सॉल्यूशन में आएंगे उस वक्त आएगी। राइट नाउ व्हाट वी आर फोकसिंग ऑन कि हम लोगों ने इस पूरे सिस्टम को कन्वर्ट कर दिया इनटू एन इक्विवेलेंट मास एंड एन इक्विवेलेंट स्टिफनेस, और अगेन दिस नीड्स टू बी डिफाइंड कि ये किस डिस्प्लेसमेंट के लिए बात हो रही है, क्या एक्स पी के लिए बात हो रही है, या एक्स वी के लिए बात हो रही है, या एक्स जी हमने यहाँ पे कंसिडर किया था उसके लिए बात हो रही है। तो दिस इज ऑल ऑफ दिस नीड्स टू बी डिफाइंड। एक और सिस्टम है, फॉर एग्जांपल ये है एक टॉल स्ट्रक्चर है आपका, इसको अगर मुझे मॉडल करना है वी कैन मॉडल इट लाइक दिस। ठीक है, कि इस पूरे जो इसका अगर मेरा मेन मास मैं अज्यूम कर दूं कि सारा टॉप पे कॉन्सेंट्रेटेड है, ऑल्दो ये पूरी चीज़ का मास होगा, आई कैन फाइंड आउट द इफेक्ट इक्विवेलेंट मास ऑफ दिस बीम स्ट्रक्चर। इसको भी मैं ऊपर मूव कर दूं और टॉप पे जो मास है उसको भी मैं, दो मासेज इसके अंदर है, एक ये टॉप वाले स्ट्रक्चर का मास है और ये पूरी बीम का मास। ऑल ऑफ दिस कैन बी मूव्ड टू द टॉप, पॉइंट मास की जगह पे आ सकता है, और इस पूरे स्ट्रक्चर की स्टिफनेस विल बिकम ओवर के।
वंस वी गेट टू दिस, ये इसकी आइडियलाइजेशन है कि इसको मैंने एक कैंटिलीवर बीम से आइडियलाइज कर लिया, और फिर कैंटिलीवर बीम के लिए आई कैन फाइंड आउट माई इक्विवेलेंट स्प्रिंग मास सिस्टम। तो हम लोग जो भी काम कर रहे होंगे विल फाइंड अ इक्वेशन विच विल रिप्रेजेंट दिस, दैट्स आवर जॉब, कि हम लोग एक इक्वेशन अनडैम्प्ड सिस्टम की जब भी इक्वेशन निकलेगी वो स्प्रिंग मास सिस्टम की इक्वेशन ही होगी, बट जो डिफरेंस आएगा वो ये आएगा कि आपके पास इक्वेशन के अंदर जो मास और जो स्टिफनेस आ रही होगी दैट विल बी फॉर द इक्विवेलेंट सिस्टम। ठीक है, जो आपने इक्विवेलेंट मास निकाला होगा, इक्विवेलेंट स्टिफनेस निकाली होगी, वो यूज हो रही होगी। तो हमारी जनरल फॉर्म जो होगी ना सिस्टम की, वो ये होगी इक्वेशन की, जो भी अनडैम्प्ड सिस्टम है उसकी इवेंचुअल इक्वेशन इसी फॉर्म में निकल के आएगी। अब नाउ व्हाट यू कैन एक्चुअली सी हियर इज दैट कि इक्वेशन में एम इक्विवेलेंट और के इक्विवेलेंट आ रहा है, तो अगर मैं किसी भी सिस्टम को लूँ और उसका मैं अपने जो भी हमने मेथड्स पढ़े हैं उससे इक्विवेलेंट मास और इक्विवेलेंट स्टिफनेस निकाल लूँ, आई कैन जस्ट प्लग दोज वैल्यूज इन हियर and whatever answer I'm getting that is the equation of motion of that particular system। तो अगर मैंने कोई भी लंबी सी टर्म निकाली हुई है इक्विवेलेंट मास की, जैसे हमने क्विज के सवाल देखा था, और एक लंबी सी टर्म निकाली हुई है इक्विवेलेंट स्टिफनेस की, तो वी कैन एक्चुअली प्लग दोज वैल्यूज हेयर एंड फाइंड आउट कि हमारा जो सिस्टम की इक्वेशन क्या बन के आ रही है। ठीक है, अगर सिस्टम आपका रोटेशन में चल रहा है तो उसकी इक्वेशन जे एक्स डबल, सॉरी दिस शुड बी थीटा, मैंने इसको एक्स लिखा हुआ है गलती की भी, तो दिस इज जे थीटा डबल डॉट प्लस के टी थीटा इक्वल्स टू 0। दो टर्म्स आ रही हैं, एक मास की टर्म है, एक स्टिफनेस की टर्म है, तो यू डोंट नीड टू रिमेंबर दिस, ये इक्वेशन खुद ब खुद बनती है। ठीक है, यू डोंट नीड टू एक्चुअली रिमेंबर कि यही फॉर्म निकल के आएगी, बट दिस इज जस्ट अ स्टार्टिंग पॉइंट, और ये हम जो भी इक्वेशन बनाएंगे अनडैम्प्ड सिस्टम की, द फाइनल फॉर्म ऑफ दैट इक्वेशन विल बी दिस। सही, इसका जो सोल्यूशन निकल के आता है वो दो फॉर्म्स हम लोग निकालेंगे, एंड दिस विल बी कवर्ड इन द लेटर टॉपिक्स। इस टॉपिक के अंदर हम सिर्फ इक्वेशन बना रहे हैं, हम इसको कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में भी सोल्यूशन निकाल सकते हैं और साइन और कॉस की फॉर्म में भी सोल्यूशन निकाल सकते हैं, एंड दिस विल ऑल कम व्हेन वी गेट टू द पार्ट जहाँ पे हम इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे होंगे। अभी राइट नाउ आवर फोकस इज हियर, हम लोग ये देख रहे हैं कि ये इक्वेशन कैसे आएगी किसी भी सिस्टम। ठीक है, इसी इक्वेशन को आई कैन एक्चुअली डू अ फ्यू थिंग्स टू इट। अगर मैं इसको इस तरीके से सॉल्व करूँ, इसको मूव मॉडिफाई करूँ कि मैं एक्स डबल डॉट जो मेरे एक्सेलरेशन की टर्म है उसको कोएफिशिएंट को 1 कर दूँ, तो मैंने पूरी इक्वेशन को मैं इक्विवेलेंट से डिवाइड करा दूँ। वंस आई डू दैट आई गेट दिस फॉर्म, और नाउ इसमें जो ये चीज़ रेड कलर से हाईलाइट हुई, दिस इज एक्चुअली दिस हैज़ फिजिकल सिग्निफिकेंस, और ये चीज़ आपको पता भी क्या है, दिस इज द स्क्वायर ऑफ द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ठीक, तो इन दोनों चीज़ों को, इस फॉर्म को बनाने का एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्पज़ है, वो ये कि अगर आपको मैं कभी भी कोई सिस्टम बताऊं, फॉर एग्जांपल आई गिव यू दिस इक्वेशन एंड आई आस्क यू हाउ मेनी पैरामीटर्स, हाउ मेनी इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स डज द सिस्टम रिस्पॉन्स डिपेंड ऑन, कि सिस्टम में मैं क्या चीज़ चेंज करूँ तो मेरा सिस्टम का रिस्पॉन्स चेंज होगा। तो अगर आप ये इक्वेशन देख रहे होंगे, यू विल प्रॉब्ली से कि मास चेंज करेंगे तब भी रिस्पॉन्स चेंज होगा, स्टिफनेस चेंज करेंगे तब भी रिस्पॉन्स चेंज होगा। वंस वी मॉडिफाई दिस इक्वेशन टू दिस फॉर्म एंड वी कैन राइट इट लाइक दिस, कि मैं k अपॉन m को m ओमेगा स्क्वायर कह रहा हूँ, तो नेचुरल फ्रिक्वेंसी का स्क्वायर, दिस इक्वेशन ओनली हैज अ सिंगल पैरामीटर। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन फ्रॉम दिस स्लाइड, कि आप क्या एक्चुअल जो पैरामीटर है जो अनडैम्प्ड सिस्टम के मोशन को कंट्रोल कर रहा होता है, दैट इज ओनली द नेचुरल फ्रिक्वेंसी। अगर मैं मास और स्टिफनेस दोनों को चेंज कर रहा हूँ वाइल मेकिंग श्योर कि ये रेशियो कांस्टेंट रह रहा है, then the response of the system will remain the same। हालांकि दोनों चीजें चेंज हो रही हैं, as long as omega n remains the same, the response of the system remains the same। तो an undamped single degree of freedom system depends on only one system parameter, that is the natural frequency of the system। ठीक है, तो this is what you need to remember from here। अगर मुझे किसी भी undamped 1 degree freedom system को define करना है, I just need to know कि उसकी natural frequency क्या है, बस, और कुछ भी नहीं पता होने की जरूरत। Once I know the natural frequency, I can write its equation। ठीक है, at any point if you have any question please ask me। मेरे पास इस वक्त चैट की जो विंडो खुली हुई नहीं है, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज आस्क के क्वेश्चन हो तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिएगा। राइट, ओके, तो ये चीज़ हो गई। अब हमारा इस वक्त जो ऑब्जेक्टिव है, वी वांट टू डिराइव द इक्वेशन ऑफ मोशन, और उसके लिए हम 4 मेथड्स को देखेंगे। न्यूटन सेकंड लॉ, डीएलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल, ये एसेंशियली सेम चीज़ें दोनों, ये पहले दोनों चीज़ें सेम होती हैं, इसमें स्लाइट एक
मॉडिफिकेशन होती है और उसका एक पर्पस है जो कि हम विल लुक एट व्हेन वी गेट टू इट, विल सी कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। कि थर्ड वन इज द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क एंड द फोर्थ वन इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हम लोग अभी बिल्कुल बेसिक सी एक एग्जांपल उठा के देखेंगे कि इसको किस तरीके से मॉडिफाई, मतलब चारों मेथड्स किस तरीके से अप्लाई होते हैं। एंड एट दिस पॉइंट बिल्कुल जब हम बेसिक स्प्रिंग मास सिस्टम ले रहे होंगे, मैनी ऑफ यू विल हैव अ क्वेश्चन कि ज़रूरत क्या पड़ रही है, व्हाई डू वी नीड दीज कॉम्प्लिकेटेड मेथड्स, जबकि इतना सिंपल सिस्टम है। मैं सिंपल न्यूटन्स लॉ लगा दूं। सिंपल सिस्टम के लिए सबसे आसान मेथड जो होगा दैट वुड बी दी न्यूटन सेकंड लॉ। यू डोंट नीड दीज कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स। ये मेथड्स 3 और 4 का हमें फायदा नजर आना शुरू होगा जब हमारे पास थोड़े कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स आने शुरू होंगे, देन यू विल रियलाइज कि एक्चुअली इन मेथड्स का फायदा है। ठीक, तो अभी हम बिल्कुल सिंपल सिंपल चीज़ों से वी वांट टू सी के करते कैसे, एंड देन विल व्हेन वी गेट टू द एग्जांपल प्रॉब्लम्स उसके अंदर विल सी के एडवांटेज क्या मिल रहा है हमें इन कॉम्प्लिकेटेड मेथड्स का। ठीक हो गया। तो हमें न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करना है। न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करने के लिए हमारे पास क्या स्टेप्स क्या होते हैं, सबसे पहले देखें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका वेरिएबल क्या, आप किस वेरिएबल की फॉर्म में सिस्टम को लिखना चाह रहे हैं। तो आपका जनरलाइज कोऑर्डिनेट डिसाइडेड होना चाहिए। आपकी सिस्टम की इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइनलाइज होनी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई भी स्प्रिंग मास सिस्टम है तो यू नीड टू नो कि ये सिस्टम की इक्विलिब्रियम स्टेट का है। तो फॉर एग्जांपल दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो मास एट इक्विलिब्रियम वुड बी हियर। तो इस पॉइंट से आपने उसकी इक्वेशन को लिखना है। तो दिस इज वेरी सिंपल एग्जांपल एंड नॉर्मली व्हाट would happen in your case is that the first two steps would already be defined। ठीक है, आपको पता होगा कि हम किस, हमारा वेरिएबल क्या है, किस फॉर्म में हम लिखना चाह रहे हैं। द जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट वुड बी देयर फॉर यू एंड वी वुड नो, वी वुड हैव एन आइडिया कि सिस्टम की इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगी। तो दीज टू स्टेप्स वुड बी देयर। जिस चीज़ पे हमें फोकस करना है, सबसे पहला काम जो हमारे एंड पे होगा करने वाला, वो जो होगा कि उस सिस्टम की फ्री बॉडी डायग्राम बनानी होगी। ठीक है, कुछ इसमें हमने चीज़ें देख ली हैं, बेसिक एग्जांपल्स वी हैव लुक्ड एट देम इन द प्रीवियस टॉपिक। उसको और एग्जांपल्स को हम लोग देखेंगे। जब फ्री बॉडी डायग्राम बन जाएगी देन वी कैन अप्लाई न्यूटन सेकंड लॉ, और बाकी मेथड्स के लिए भी फ्री बॉडी डायग्राम बनानी जरूरी होती है। तो फ्री बॉडी डायग्राम इज वेरी एसेंशियल, क्रूशियल स्टेप है, इसके बगैर आप काम नहीं कर सकते। बिकॉज इफ यू skip this step and you attempt to directly write the equation and there are too many elements attached to it, you will skip a few, आप भूल जाएंगे कुछ चीज़ें। ठीक है, तो always do this step, free body diagram को clearly draw कीजिए and then you can move on to the next step. Now again Newton second law आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो this particular method will be just a revision for you guys. होता क्या है न्यूटन सेकंड लॉ, हम लोग जो बात करते हैं हम कहते हैं कि फोर्स अप्लाइड ऑन सिस्टम इज इक्वल टू मास टाइम द एक्सेलरेशन। दिस इज व्हाट वी से। दिस इज एक्चुअली not the general definition of Newton's second law. General definition here that the rate of change of momentum of a mass is equal to the force acting on it. तो इक्वेशन हमारी जो आ रही है that is actually this equation. सिस्टम का मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम इज mv, d by dt of the momentum is equals to summation f. This is actually Newton's second law. हम जो फॉर्म यूज करते हैं वो ये होती है कि हम बोलते हैं कि लेट्स से कि मास इज कांस्टेंट, इफ मास इज कांस्टेंट देन m कैन कम आउटसाइड एंड यू गेट एंड अप विद दिस फॉर्म। सही, जिसमें आपके पास अब सिर्फ d स्क्वायर x बाई dt स्क्वायर बच गया, विच इज द एक्सेलरेशन x इक्वल टू। दिस इज ट्रू ओनली फॉर द केस व्हेन योर मास इज नॉट चेंजिंग विद द सिस्टम। अगर कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें फॉर एग्जांपल सिग्निफिकेंट चेंज आ रहा है मास के अंदर, फॉर एग्जांपल एक ऐसा सिस्टम है जिसमें फ्यूल इज अ वेरी लार्ज component of the mass, or fuel burn हो रहा है and the mass is changing with time, then you cannot actually use F equals to ma directly. आपको d by dt of mv करना पड़ेगा। That is still Newton's second law। ठीक है, अगर आपके पास instead of ट्रांसलेशन रोटेशन हो रही है तो वही इक्वेशन समेशन m इक्वल्स टू j थीटा डबल डॉट भी बन जाएगी। अगेन इस केस में आपका जो j है दैट इज कंसीडर्ड टू बी कांस्टेंट। ये चीज़ आपने अब हमारे पास अंडरस्टूड है। ठीक है, दिस इक्वेशन इज ओनली वैलिड व्हेन योर इनर्शिया इज कांस्टेंट एंड दिस इज ओनली वैलिड व्हेन m इज कांस्टेंट। ठीक हो गया, बिल्कुल बेसिक एग्जांपल ले लें। हमने करना क्या है, हमने करना ये है कि हमने एक स्प्रिंग मास सिस्टम लिया हुआ है। स्प्रिंग मास सिस्टम में हम जनरल कोऑर्डिनेट हमें गिवन है x, ठीक है,
दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन जहाँ पे हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं. इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर वी हैव एक्चुअली वी हैव टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम. फ्री बॉडी डायग्राम के लिए हमने मास ड्रॉ किया. रिमेंबर कि हम लोग कोई भी एलिमेंट को ड्रॉ नहीं करते फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर, तो हमने सिर्फ फोर्स ड्रॉ करनी है. के एक्स फोर्स बन जाएगी फॉर द एलिमेंट के, जो स्प्रिंग के लिए. लेफ्ट साइड पे क्यों डायरेक्टेड है? बिकॉज द डिस्प्लेसमेंट इज टू द राइट, तो फोर्स इज ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है. इट्स अ रेजिस्टेंस फोर्स. सही, ये चीज हो गई. एक फोर्स अप्लाई हो रही है और कोई फोर्स नहीं. वी आर अज्यूमिंग दैट देयर इज नो फ्रिक्शन इन दिस सिस्टम. द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन दिस इज द स्प्रिंग फोर्स. आपने न्यूटन सेकंड लॉ लिखा. वी आर अज्यूमिंग दैट मास इज कांस्टेंट थ्रू आउट. देयर इज ओनली वन फोर्स इन द सिस्टम, kx. माइनस साइन के साथ लिखा है बिकॉज दिस इज ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, दिस इज, अब इसमें यू हैव टू मेक श्योर ऑफ वन थिंग. जो मिस्टेक होती है वो ये होती है कि हमने जो इक्वेशन की फॉर्म लिखी है समेशन f इक्वल्स टू mx डबल डॉट लिखी है, तो ऑन दिस साइड, ऑन द साइड ऑपोजिट टू mx डबल डॉट, इस साइड पे आपने साइन सेम लगाना है, यानी mx डबल डॉट राइट साइड पे, तो लेफ्ट साइड पे आपने साइन को करेक्ट रखना है. यू कांट डू दिस. एक मिस्टेक ये स्टूडेंट्स करते हैं कि वो फोर्सेस को सेम साइड पे रख के साइन चेंज कर देते हैं. दिस इज नॉट करेक्ट. तो इट हैज टू बी ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द एक्सेलरेशन. दिस इज वेरी वेरी बेसिक स्टफ व्हिच वी आर जस्ट रिवाइजिंग. ठीक, अब आप पूरे अपनी फोर्स को mx डबल डॉट के साइड पे ले जाइए. यू एंड अप विद mx डबल डॉट प्लस kx इक्वल्स टू 0. दिस इज द वेरी बेसिक इक्वेशन आपकी जो है स्प्रिंग मास सिस्टम की. ये उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन है. इससे हम एक और काम कर सकते हैं. वी कैन कन्वर्ट इट इनटू द ऑल्टरनेट फॉर्म, जिसमें हमने कहा था कि हम x डबल डॉट का कोएफिशिएंट को 1 करते हैं, तो वी डिवाइड बाय m and we end up with this. And when we compare this to our equation जो हमने alternate form निकाली थी, तो we find out that our omega n for this particular system is actually under root k upon m. This will be one of the ways जिससे हम actually system की natural frequency निकाल सकते हैं. हम system की equation निकालेंगे, equation को हम convert करेंगे उसकी alternate form में, और ऑल्टरनेट फॉर्म में जब हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे तो वट एवर कोएफिशिएंट वी आर गेटिंग विद एक्स, जहाँ पे जो भी चीज़ आ रही है दिस विल बी ओमेगा एन स्क्वायर. तो इसको ओमेगा एन स्क्वायर के इक्वेट करके विल बी एबल टू फाइंड आउट इस सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या. ठीक हो गया. तो जस्ट रिमेंबर दिस कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर एम्बेडेड होती है. यू कैन फाइंड इट आउट. ओके, तो दिस इज न्यूटन्स सेकेंड लॉ. ठीक है, ये न्यूटन सेकेंड लॉ हो गया. जो चीज़ हमने अब दूसरी देखनी है दैट इज डीएलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल. डीएलेम्बर्ट प्रिंसिपल इज बेसिकली एन एक्सटेंशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ. और ये बेसिकली ये कह रहा है कि इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मैं अपनी जो मेरी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम राइट साइड पे आ रहा है, जिससे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डी बाई डी टी ऑफ एम वी से निकल के आया है, ये सही है, ये एम एक्स डॉट से निकल के आया है. इस चीज को इंस्टेड ऑफ ट्रीटिंग दिस एज अ सेपरेट क्वांटिटी, लेट्स ट्रीट दिस एज अ फोर्स, एंड दिस फोर्स वी आर गोइंग टू कॉल द इनर्शियल फोर्स. ठीक है, अब ये हमने शुरू में जब हम बिल्कुल मैकेनिकल एलिमेंट शुरू करे तो उस वक्त में बात की थी. हमने कहा था कि स्प्रिंग जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, स्प्रिंग फोर्स होती है जो आपका डैम्पर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, दैट्स अ डैम्पिंग फोर्स. और आपका जो मास रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा दैट विल बी द इनर्शियल फोर्स. और ये फोर्स हम सब को फील करते हैं. इफ यू हैव अ मास एंड यू पुश इट वेरी फास्ट, उस पर आप फोर्स लगाएंगे तो द मास व्हेन इट इज ट्राइंग टू एक्सेलरेट यू फील अ फोर्स फ्रॉम दैट मास. ठीक है, रेजिस्टेंस टू एक्सेलरेशन, दैट इज द इनर्शियल फोर्स. स्प्रिंग की जो फोर्स होती है दैट इज रेजिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट. डैम्पर की जो फोर्स होती है दैट इज अ रेजिस्टेंस टू वेलोसिटी. एंड मास की जो फोर्स होती है दैट इज रेजिस्टेंस टू एक्सेलरेशन. तो हम लोगों ने अब करना ही है कि इंस्टेड ऑफ ट्रीटिंग एम एक्स डॉट सेपरेटली वी आर गोइंग टू ट्रीट एम एक्स डॉट एज ए इनर्शियल फोर्स. तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास इसकी सिग्निफिकेंस है, वो सिग्निफिकेंस अभी हम डिस्कस करते हैं. सबसे पहली तो ये चीज़ कि आपके पास जितनी भी फोर्सेस सिस्टम है वो आ गई, प्लस आपके पास ये चीज़ आ गई, दिस इज द इनर्शियल फोर्स. और इसको भी हमने नेगेटिव साइड्स के साथ दिया बिकॉज दिस इज स्टिल अ रेजिस्टेंस टू मोशन एक्सेलरेशन. ये रेजिस्टेंस है. तो अगर आपका मास राइट साइड पे मूव कर रहा है, एक्स डॉट एक्स डबल डॉट सारे राइट साइड पे हैं, देन दिस फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट, ऑपोजिट टू मोशन होती है. ठीक है, अगर आपकी एक्सेलरेशन लेफ्ट साइड पे होती है तो ये फोर्स राइट साइड पे होती है. ठीक है, तो अगर ऐसा केस है जिसमें आपकी एक्सेलरेशन की ये डायरेक्शन है तो आपकी रेजिस्टेंस
फोर्स जो लग रही है इनर्शियल फोर्स, इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो इट विल ऑलवेज अपीयर विद अ माइनस साइन इन द सिस्टम। अब व्हाई डिड वी डू दिस? अगर मैथमेटिकली देखें तो हमने कोई चेंज नहीं किया, हम सिर्फ राइट हैंड साइड को उठा के लेफ्ट हैंड साइड पे ले गए, तो देयर इज मैथमेटिकली नो चेंज इन इट, यू आर एसेंशियली अप्लाइंग द सेम न्यूटन सेकंड लॉ और आप उसी तरीके से काम कर रहे हैं। इसका जो हमारे लिए सिग्निफिकेंस आई वो ये आई कि आपकी राइट हैंड साइड जीरो हो गई, और जो राइट हैंड साइड जीरो ही है, इसको हम कह सकते हैं कि सिस्टम एक आर्टिफिशियल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम के अंदर है, ठीक है। अब अगेन दिस माइट नॉट मेक सेंस कि ये क्यों कर रहे हैं, इसका क्या फायदा हो रहा है, ठीक है, बट जस्ट से कि अगर मैं इस पूरी चीज को बोलूं कि दिस इज समेशन एफ इक्वल्स टू जीरो, एंड इसके अंदर आपकी इनर्शियल फोर्स भी है, बल्कि लिखा हुआ है, तो इनर्शियल फोर्स आपकी जो है वो इसके अंदर डली हुई है, देन दिस इज इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। इट्स एन आर्टिफिशियल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम बिकॉज सिस्टम एक्सेलरेट कर रहा है, बट दिस इज ए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम बिकॉज समेशन एफ इक्वल्स टू जीरो है आपके पास, ठीक है। तो इसको, इस आइडिया को हम लोग अभी यूज करेंगे अगले मेथड में, ठीक है। जो अगला मेथड आएगा तो विल रियलाइज व्हाट द एडवांटेज ऑफ दिस थिंग इज। टॉर्जनल सिस्टम जो है आपका, उसके लिए सेम चीज होगी, आपके पास बस समेशन एम के साथ में माइनस जो थीटा डबल डॉट राइट हैंड साइड पे था, यहाँ पे ये थीटा डबल डॉट था न्यूटन सेकंड लॉ में, ये उठ के लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आ गया, ठीक हो गया। तो दिस इज द डी-एलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल, यू विल नॉट अप्लाई डी-एलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल डायरेक्टली, ठीक है, आपको इसको अप्लाई करने की जरूरत नहीं, बिकॉज एसेंशियली दिस इज द न्यूटन सेकंड लॉ, सेम चीज ही है। तो आप न्यूटन, अगर आपने न्यूटन लॉ अप्लाई कर रहे हैं तो आप डी-एलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल अप्लाई कर रहे हैं, इट्स द एग्जैक्ट सेम थिंग। हम लोगों ने इस प्रिंसिपल को यहाँ पे डिस्कस करने का जो हमारा पर्पस था वो ये था कि देयर इज अनदर मेथड विच इज प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। अब इसकी स्टेटमेंट पढ़ें, अब ये थोड़ा सा ना समझने में कॉम्प्लिकेटेड मेथड है, इसको at this point it might seem कि it doesn't make sense and this will take time, ठीक है, I understand that and I encourage you to please ask questions जो भी चीज़ समझ में नहीं आ रही। Let's read the statement और statement में देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। If a system is in equilibrium under the action of a set of forces, so this is why we did the D-Alembert thing. This is what is crucial. ये प्रिंसिपल सिर्फ इक्विलिब्रियम पे अप्लाई हो सकता है, तो हमने क्योंकि एक आर्टिफिशियल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम सिस्टम की स्टैब्लिश कर ली है, तो वी कैन एक्चुअली अप्लाई दिस प्रिंसिपल ऑन एक्सेलरेटिंग सिस्टम्स एज वेल, सही। तो इफ अ सिस्टम दैट इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ अ सेट ऑफ फोर्सेस इज सब्जेक्टेड टू अ वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, दिस इज ये हमें नहीं पता क्या होता है, ठीक है, then the total virtual work done by the forces will be zero। अब ये तीन टर्म्स हैं, दो टर्म्स हैं जो हमें नहीं पता, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, वर्चुअल वर्क क्या होता है। अगर आपके पास सिस्टम कोई भी है, इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, इसका मास है, इस पे अगर मैं कोई फोर्स अप्लाई करता हूं F, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, देन द वर्क डन बाय द फोर्स इज, सिर्फ इस फोर्स का वर्क कितना होगा, F डेल्टा एक्स, यानी कि डेल्टा एक्स जितना भी चेंज हो रहा है, लेट्स से इनिशियल x 0 था, फाइनल x 1 है, तो x2 माइनस x1 में करूंगा, इससे मैं वर्क डन निकाल सकता हूं ऑफ द फोर्स F। सेम काम मैं स्प्रिंग फोर्स के लिए भी कर सकता हूं। इसी डिस्प्लेसमेंट के लिए जो स्प्रिंग मेरा काम कर रहा है दैट इज kx dx इंटीग्रल x1 से लेके x2 तक, और ये चीज़ हमने पहले देखी थी कि स्प्रिंग फोर्स क्योंकि थ्रू आउट x1 से लेके x2 तक चेंज हो रही है, तो आपको इसको इंटीग्रेट करते हैं एंड यू एंड अप विद बेसिकली जो आपके पास वर्क निकल के आ रहा है दैट इज x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, ठीक है। दिस इज द वर्क डन बाय द स्प्रिंग ऑन दिस मास, सही। और ये नेगेटिव में आ रहा है बिकॉज स्प्रिंग फोर्स आपके पास एक्चुअली रेजिस्टेंस फोर्स। अब दिस इज एन एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, जो x2 से लेके x1 तक गए हम, ये एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट है। वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट इज जस्ट अ फिक्टिशियस डिस्प्लेसमेंट। हम कह रहे हैं कि सिस्टम एक्चुअली मूव नहीं कर रहा, लेकिन अगर मूव करे बाय एन अमाउंट विच वी कैन रिप्रेजेंट इट बाय डेल्टा, जिस तरह हमने कैपिटल डेल्टा एक्स को डिफाइन किया था ना, x2 माइनस x, ये एक्चुअल फिजिकल डिस्प्लेसमेंट है, बट दिस स्मॉल डेल्टा x इज नॉट अ actual physical displacement, this is a fictitious displacement, this is a mathematical quantity, सही है। अगर सिस्टम एक fictitious displacement करेगा
तो स्प्रिंग फोर्स किस तरीके से वर्क करेगी सिस्टम के ऊपर। दिस इज वेरी स्मॉल, ठीक है, एक तो चीज़ हम इसको बहुत छोटा अज्यूम करते हैं, तो सिंस दिस इज वेरी वेरी स्मॉल, व्हेन x when the displacement is x, the force is kx. When the displacement becomes x plus delta x, this thing is still approximately equals to kx. This is what we are trying to say, कि ये इतना छोटा है कि we are assuming कि force के ऊपर कोई खास फर्क पड़ नहीं रहा, ठीक है। तो जो स्प्रिंग की फोर्स है that remains kx throughout this displacement delta x. तो अगर ये चीज ट्रू है, then what we can say is कि अगर मेरा सिस्टम एक छोटी सी डिस्प्लेसमेंट फॉर्म कर रहा है delta x, then the work done by the spring, इसको हम delta w कह देते हैं, this is the virtual work kx delta x, force times the displacement. अब this is a fictitious displacement which results in a fictitious work, ठीक है। this is just a method to get to our equation of motion, ठीक है। ये सिर्फ एक मेथड है इक्वेशन मोशन तक पहुंचने के लिए। दिस इज एक्चुअली अ वेरी पावरफुल मेथड, ठीक है, इसका हमें बहुत फायदा होगा। तो ऑल्दो दिस माइट सीम एब्स्ट्रैक्ट एट दिस पॉइंट कि हम इसका वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट अज्यूम कर ली, फिक्टिशियस डिस्प्लेसमेंट है, माइट नॉट सीम कि इसकी कोई ज़रूरत पड़ रही, बट दिस इज एक्चुअली गोइंग टू हेल्प अस अ लॉट। तो जो हमने अभी बात की एग्जैक्टली सेम चीज़ यहाँ पे भी अब आगे लिखी हुई आ रही है कि हमने कहा कि एक सिस्टम है, इसकी एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट है x हुई है, तो वंस दिस इज x इक्वल्स टू 0 से मैंने इसको x डिस्प्लेसमेंट तक किया, इस पॉइंट पे स्प्रिंग की जो फोर्स बनी है दैट बिकॉज द डिस्प्लेसमेंट इज x, द स्प्रिंग फोर्स बिकम्स kx ऑपोजिट टू द मोशन x, और एक्सेलरेशन की जो फोर्स बनेगी दैट इज गोइंग टू बी ऑल्सो, मेरा x इस डायरेक्शन में पॉजिटिव है, तो मेरी स्प्रिंग फोर्स kx और मेरी एक्सेलरेशन की फोर्स mx डबल डॉट, बिकॉज हम इनिशियल फोर्स को भी कंसिडर करेंगे, वी आर वर्किंग विद डी-एलेम्बर्ट प्रिंसिपल के इक्विलिब्रियम की बात करें तो mx डबल डॉट भी मेरी फोर्स है, ठीक है। तो इफ वी हैव दिस देन वी हैव द इनिशियल फोर्स एंड द स्प्रिंग फोर्स इन द सिस्टम, दोनों ऑपोजिट है। मैंने वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स एज्यूम की हुई है, तो मेरा जो दोनों सिस्टम का वर्चुअल वर्क है दैट इज कोई इसमें कोई मेजर चीज़ नहीं हो रही। जो भी मेरे फोर्स का मैग्नीट्यूड आ रहा था के एक्स एम एक्स डबल डॉट, उसको मैंने उस पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट से जिधर फोर्स अप्लाई हो रही है उससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो मेरी फोर्स जिस पॉइंट पे अप्लाई हो रही थी वो मास m था, उसकी डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x थी, तो के एक्स डेल्टा एक्स और एम एक्स डबल डॉट डेल्टा एक्स मेरा वर्चुअल वर्क बन गया दोनों चीज़ों का। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि मेरे वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट है, ठीक है। अगर इसी सिस्टम के ऊपर इंस्टेड ऑफ दिस में यहाँ पे एक अप्लाइड फोर्स F भी लगा देता तो देयर वुड हैव बीन अप्लाइड फोर्स F, इस फोर्स का जो वर्चुअल वर्क बनता दैट वुड बी F डेल्टा एक्स एंड इट वुड हैव बीन पॉजिटिव बिकॉज F और डेल्टा एक्स दोनों सेम डायरेक्शन है, ठीक। तो अभी हमारे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है, तो वी डोंट नीड टू कंसिडर दिस। अभी हमारे पास सिर्फ दो फोर्सेस के वर्क आ रहे हैं। द स्टेटमेंट का जो फाइनल पार्ट था हमारा बताया टोटल वर्चुअल वर्क डन बाय द फोर्सेस विल बी जीरो। तो हमारे सिस्टम में जितने भी फोर्सेस आ रही होंगी उन सब के वर्चुअल वर्क को हम ऐड करेंगे, दैट विल रिजल्ट इन अ जीरो, ठीक है। इसको हम जीरो से इक्वेट करा देंगे और दिस विल एक्चुअली दिस इज वेयर वी एक्चुअली गेट अवर इक्वेशंस। अब यहाँ पे थोड़ी सी मैथमेटिक्स आ रही है, वो ये आ रही है कि व्हेन कैन दिस इक्वेशन बी ट्रू। दिस इक्वेशन कैन बी ट्रू व्हेन आइदर mx डबल डॉट माइनस के एक्स इक्वल्स टू जीरो और डेल्टा एक्स इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। इनमें से कोई भी चीज जीरो होगी तो आपके ये इक्वेशन ट्रू हो जाएगी, क्योंकि डेल्टा एक्स कॉमन ले सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। तो आइदर डेल्टा एक्स इज जीरो और माइनस mx डबल डॉट माइनस के एक्स इक्वल्स टू जीरो। इफ डेल्टा एक्स इज जीरो, अगर मैं बोल दूं कि डेल्टा, अगर मैं ये वाली कंडीशन की बात कर रहा हूं, अगर मैं बोल दूं कि ये हमेशा ट्रू है, डेल्टा एक्स इक्वल्स टू जीरो है, देन देयर इज नो वर्क, देयर इज नो वर्चुअल वर्क। तो डेल्टा एक्स अगर मैंने जीरो ले लिया तो ये पूरा मेथड फारे हो गया, ठीक है, मेथड अप्लाई नहीं हो सकता। तो इस अगर आपको याद हो कि जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन भी सॉल्व का कोर्स आपने कर लिया है, उसमें आप एक पर्टिकुलर सोल्यूशन की बात करते थे और एक जनरल सोल्यूशन की बात करते थे। तो दिस is a particular solution. This thing is true only for one condition, जब कोई वर्चुअल वर्क नहीं हो रहा, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि इन द कंडीशन जब वर्चुअल वर्क पॉसिबल है, यानी कि दिस थिंग इज एक्चुअली नॉट इक्वल टू जीरो जनरली,
generally this is not equals to 0, then what is the other condition that needs to be met? The other condition that needs to be met is that mx double dot plus kx needs to be 0. अब ये अगेन दिस माइट सीम कि ये तो वही चीज हमने एट द एंड डिराइव कर ली, बट थिंक कि अगर इंस्टेड ऑफ दिस हमारे पास यहाँ पे x1 होता, ये x2 होता, देन इट वुड हैव चेंज्ड थिंग्स, क्योंकि फिर हम x डबल डॉट x2 डबल डॉट और डेल्टा x2 दोनों पे काइनेमेटिक रिलेशनशिप्स लगा के उनको रिप्लेस कराते, उसकी वजह से कोई ना कोई फैक्टर सिस्टम में इंट्रोड्यूस होते हैं और यहाँ पे वो फैक्टर्स इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं. तो इन द लॉन्ग रन थिंक अबाउट कि ये डिस्प्लेसमेंट एक नहीं होगी, दीज विल बी मल्टीपल डिस्प्लेसमेंट्स. सिर्फ एक पॉइंट के डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं हो रही होगी, कुछ x1 होंगे, कुछ थीटा होंगे, कुछ x2 होंगे, उन सब के वर्चुअल वर्क्स थीटा x1 x2 की फॉर्म में लिखे जाएंगे. और फिर जो काम हम पहले करते आ रहे थे कि सारी डिस्प्लेसमेंट्स को किसी एक वेरिएबल की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, we'll do that, and once we do the conversion we'll end up with the equation, final equation. सही है? तो this is virtual work principle. इसमें कोई question है तो please ask me, otherwise we'll talk about the energy method. Okay, right. अगर आपके सिस्टम में डैम्पिंग 0 है तो दिस इज द कंडीशन है, डैम्पिंग इज 0, देयर इज नो डैम्पिंग इन द सिस्टम, अनडैम्प्ड सिस्टम की बात हो रही है, देन देयर इज नो एनर्जी लॉस्ट इन द सिस्टम. ठीक है? तो अगर आपके सिस्टम की टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल कांस्टेंट है तो उनका डेरिवेटिव 0 होना चाहिए. दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल. तो अगर मैं एक स्प्रिंग मैथ सिस्टम की बात कर रहा हूँ तो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सिस्टम. इसकी काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mx डॉट स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ kx स्क्वायर. ठीक है? सिंस दिस इज कांस्टेंट, टाइम डेरिवेटिव ऑफ t प्लस u इज इक्वल टू 0. सही है? अब mx डॉट स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं? टाइम डेरिवेटिव ले रहे हैं. टाइम डेरिवेटिव लेने के लिए m तो कांस्टेंट है, x डॉट स्क्वायर का डेरिवेटिव बन गया 2x डॉट, और फिर x डॉट का डेरिवेटिव बन गया x डबल डॉट. ठीक है? तो दिस इज हाउ वी आर एक्चुअली गेटिंग दिस टर्म हियर. सही है? इस तरीके से आ रहा है. इसको पूरी इक्वेशन को एक दफा लिख लेते हैं ताकि आपको ये चीज क्लियर भी हो जाए. तो इसके बाद व्हाट वी आर सेइंग इज कि हाफ, जब मैंने mx डॉट स्क्वायर का डेरिवेटिव लिया तो इट बिकेम 2mx डॉट x डबल डॉट, और जब मैंने kx स्क्वायर का डेरिवेटिव लिया इट बिकेम 2kx x डॉट. kx स्क्वायर का डेरिवेटिव बना 2kx और फिर x का डेरिवेटिव बना x डॉट. चेन रूल लगाया हुआ है. दिस कैंसल्स आउट. चाहिए इक्वल था 0 के. इसके बाद वी एंड अप विद अ सिमिलर कंडीशन. एक ये इक्वेशन कब ट्रू होना पॉसिबल है? अगर मैं इसमें कॉमन ले लूं x डॉट को, तो व्हाट द कंडीशंस आई गेट इज आइदर x डॉट इज इक्वल टू 0 और mx डबल डॉट प्लस kx इक्वल टू 0. अगेन दिस इज द पर्टिकुलर सोल्यूशन, x डॉट इक्वल टू 0, बिकॉज अगर x डॉट 0 है इसका मतलब है सिस्टम में वाइब्रेशन नहीं हो रही. x डॉट 0 एट ऑल टाइम्स, जो मैं जनरली बोल देता हूँ ना कि x डॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब है दिस इज ट्रू फॉर ऑल टाइम्स. इसका मतलब है देयर आर नो वाइब्रेशन इन द सिस्टम. तो दिस equation can be satisfied when the system is stationary. There is no vibration in the system, then this solution is satisfied. This is the particular solution. But generally when the system is allowed to vibrate, then x dot cannot be 0. In that case mx double dot plus kx needs to be 0, and this is our equation of motion. ठीक है? तो ये एनर्जी कंजर्वेशन का मेथड है. अब इसमें भी थिंक अबाउट द केस जब आपके पास यहाँ पे लेट्स से कि कोई और स्प्रिंग लगाओ किसी और लोकेशन पे, उस केस में भी यही होगा कि आप जब उसका डेरिवेटिव वगैरह सब कुछ ले लेंगे, देन यू विल हैव अ टर्म फॉर x2, यू विल हैव अ टर्म फॉर x2 डॉट. दोनों में आप काइनेमेटिक रिलेशनशिप्स लगा के उस पे फैक्टर्स के साथ उसको सिंगल वेरिएबल में लेके आएंगे, एंड देन फ्रॉम देयर यू विल गेट योर इक्वेशन ऑफ मोशन. तो जस्ट रिमेंबर कि अभी हम ऑल्दो बहुत सिंपल सिस्टम की बात कर रहे हैं, बट जब मल्टीपल वेरिएबल सिस्टम इंट्रोड्यूस हो जाएंगे उस वक्त भी ये मेथड एप्लीकेबल होगा और उस वक्त इस मेथड का एक्चुअल आपको फायदा नजर आना शुरू होगा. ठीक? इसके लिए वी हैव एग्जांपल है. तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस अप टू दिस पॉइंट, स्पेशली वर्चुअल वर्क में से और
एनर्जी कंजर्वेशन में एनर्जी मेथड में से, तो प्लीज आस्क, अदरवाइज लेट्स डू द एग्जांपल, और एग्जांपल से चीज और क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन है राइट ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक बार है, उस पर 2 स्प्रिंग्स लगे हुए हैं, ठीक, एंड बार का जो इनर्शिया है अबाउट इट्स सेंटर ऑफ रोटेशन दैट इज जे, तो इस बार का इनर्शिया जे है, ठीक हो गया। एंड व्हाट वी वांट टू डू इज वी वांट टू फाइंड दिस इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग ऑल द 4 मेथड्स जो अभी हमने देखे, चारों मेथड्स अप्लाई करने हैं इसके, सही। तो विल बी एबल टू कवर दिस थिंग टुडे एंड आफ्टर दिस विल स्टॉप। सबसे पहली चीज़ क्या करनी होती है, सबसे पहली चीज़ ये करनी होती है कि इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनानी होती है। तो अब सी हमने इसकी फ्री डायग्राम ऑल्दो नेक्स्ट स्लाइड में बनी हुई है, बट आई वांट यू टू थिंक अबाउट दिस, सो लेट्स ट्राई एंड ड्रॉ दिस थिंग हियर। हमारे सिस्टम की रोटेशन थीटा है, तो पॉइंट ए और बी दोनों की डिस्प्लेसमेंट निकलेंगी, राइट। पॉइंट ए की डिस्प्लेसमेंट को वी कैन कॉल x1, पॉइंट पी की डिस्प्लेसमेंट को वी कैन कॉल x2 या xa xb भी कह सकते हैं। आई थिंक आई हैव यूज्ड x1 एंड x2, या ठीक है। What will be the relationship between x1 and theta? x1 will be equals to L1 theta and x2 will be equals to L2 theta. ये हमारी काइनेमेटिक रिलेशनशिप आ गई सिस्टम की, ठीक हो क्या। सेम थिंग विल बी ट्रू फॉर x डॉट एंड x डबल डॉट, दोनों के लिए वैलिड होगा, सही। अब अगर x1 is towards the left, what will be the spring force direction? spring force की डायरेक्शन, अगर एक एंड स्प्रिंग का फिक्स हो तो spring force की direction is always opposite to the displacement. So if left hand is fixed and right hand is moving to the left, the spring force is directed towards the right. Same thing is valid here, ठीक है। फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, k1 x1, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, k2 x2। तो दिस इज बेसिकली व्हाट इज ड्रॉन इन द नेक्स्ट स्लाइड। तो इसको देखते हैं क्या किया। तो आपके पास x1 x2 डिस्प्लेसमेंट्स आ गई। हमने यहाँ पे जो रिलेशनशिप लिखी थी वो दोबारा लिख देते हैं, ठीक है। सेम थिंग विल बी ट्रू फॉर x डॉट एंड x2 x डबल डॉट, ठीक है। फोर्सेस हमारे पास k1 x1 k2 x2 आ गई। द सिस्टम इज रोटेटिंग, ठीक है। हमारा सिस्टम रोटेशन में लिखना चाह रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू राइट द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ थीटा। आई थिंक वी हैव मेंशनड दिस और नॉट, नहीं लिखा हुआ, बट दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। वी आर ट्राइंग टू राइट द इक्वेशंस ऑफ मोशंस इन टर्म्स ऑफ थीटा। जब हम रोटेशन की बात कर रहे हैं तो वी हैव j थीटा डबल डॉट इक्वल्स टू समेशन m। कितनी फोर्सेज हैं जो सिस्टम में फोर्स अप्लाई कर रही हैं, देयर आर 2 फोर्सेज, तो इन दोनों का मोमेंट कंसीडर करना पड़ेगा। फोर्स टाइम्स द मोमेंट आर्म, तो k1 x1 टाइम्स L1, k2 x2 टाइम्स L2। इस फोर्स के मोमेंट की ये डायरेक्शन है, इस फोर्स के मोमेंट की ये डायरेक्शन है, विच आर ऑपोजिट टू थीटा। तो दोनों फोर्स के मोमेंट्स जो हैं दे आर नेगेटिव, ठीक है। तो ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। k1 x1 is the force, so this is spring force 1 and this is spring force 2, ठीक। आप क्या कर सकते हैं इस सिस्टम को सॉल्व करने के लिए, वी नीड टू कन्वर्ट एवरीथिंग बैक टू अ सिंगल वेरिएबल। x1 x2 को रिप्लेस करा दीजिए। x1 इज L1 थीटा, x2 इज L2 थीटा, ठीक है। कलेक्ट कर लीजिए दोनों को एक साथ, तो वी हैव k1 L1 स्क्वायर, k2 L2 स्क्वायर। कॉमन ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाइए, राइट। तो व्हाट वी वर सेइंग इज कि हम लोग जब अपने सिस्टम में से लेफ्ट हैंड साइड पे इसको यहाँ पे लिख लेते हैं कि दिस इज माइनस k1 L1 स्क्वायर प्लस k2 L2 स्क्वायर टाइम्स थीटा। इसको राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, यू एंड अप विद दिस, ठीक है। इसको although it's not written in the slide, but we can actually use this to find out our natural frequency. तो अगर natural frequency निकालनी है तो we'll do it like this. Theta equals to 0 and this entire thing is omega n square. तो omega n becomes the under root of this thing. एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई कि दिस इक्वेशन वाज एक्चुअली, हमने जो इनिशियल कहा था, द इक्वेशन वाज कि हमारा दिस इक्वेशन इज ऑफ दिस फॉर्म। तो इन दोनों को कंपेयर करके यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट द इक्विवेलेंट मास इनर्शिया और
जो आपके स्टिफनेस और डैम्पिंग कुछ भी होगी वो आप इस इक्वेशन के अंदर डायरेक्टली आ जाएगी। तो अगर किसी क्वेश्चन में आपको सब कुछ निकालना है तो वन वे इज विच वी आर लर्निंग नाउ इज दैट आप उसकी इक्वेशन फॉर्म करें। इक्वेशन के अंदर एवरीथिंग इज डायरेक्टली प्रेजेंट। तो फॉर एग्जांपल दिस थिंग, अगर मुझे इसका इक्विवेलेंट निकालना होता है, एक मेथड आपको पता है। दूसरा मेथड ये कि आपने इक्वेशन बनाई, इक्वेशन बन गई तो यू ऑलरेडी हैव दिस, तो दिस इज योर इक्विवेलेंट टॉर्जनल स्टिफनेस। इस केस में जे चेंज नहीं हुआ था क्योंकि जे ऑलरेडी अवेलेबल था मेरे पास, तो जे वाज ऑलरेडी देयर, आई डिड नॉट नीड टू चेंज जे। तो इक्विवेलेंट जे इज जस्ट जे, दिस इज व्हाट वी हैव राइट नाउ। सही है। तो ये चीज़ हो गई न्यूटन सेकंड लॉ, बिल्कुल वही चीज़ है व्हाट यू हैव डन ऑलरेडी, पहले आप लोग इसको देख चुके हैं डिफरेंट जगह। डीएलेम्बर्ट प्रिंसिपल इज एग्जैक्टली द सेम, यू वुड फाइंड दैट मैंने कुछ भी नहीं किया, मैथमेटिकली सिर्फ मैं जे थीटा डबल डॉट को मूव कर दिया। तो एक तरफ जे थीटा डबल डॉट इधर था, मैं उठा के इसको इधर ले जाऊं तो इट बिकम्स माइनस जे थीटा डबल डॉट। इफ आई डू दिस, दिस बिकम्स अ डीएलेम्बर्ट प्रिंसिपल। तो मैंने यही काम यहाँ पे भी किया है। तो माइनस जे थीटा डबल डॉट प्लस समेशन एम इक्वल्स टू 0। This is an equilibrium state and we are going to utilize this for our principle of virtual work method. But right now the method remains the same. Summation m वैसे ही apply होगा, ठीक है। The only thing which has changed, which you must realize in the free body diagram is कि हमारे पास फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर अब हमने इनर्शियल मोमेंट को भी सिस्टम के अंदर ड्रॉ किया हुआ, बिकॉज दिस इज नाउ अप्लाइड मोमेंट, ये रेजिस्टेंस मोमेंट है ना, कि हमारी थीटा इस तरफ मूव कर रहा था, एक्सेलरेट कर रहा था, थीटा डबल डॉट की भी पॉजिटिव यही डायरेक्शन है। तो जो इनर्शियल मोमेंट आ रहा है दैट इज ऑपोजिट टू थीटा डबल डॉट, जे थीटा डबल डॉट, एंड दिस इज व्हाट इज रिटन हियर। तो दिस इज द इनर्शियल मोमेंट, ठीक हो गया। समेशन एम विल बी द सेम थिंग, समेशन एम वही आपका k1 x1 टाइम्स l1 और k2 x2 टाइम्स l2, तो वो चीज सेम है। तो वी कैन जस्ट राइट दैट डाउन, x1 और x2 को वी कैन रिप्लेस अगेन एंड वी एंड अप विद द एग्जैक्ट सेम मेथड, बिल्कुल सेम तरीके से आपकी जो है वो इक्वेशन डराइव हो रही है। द ओनली डिफरेंस इज कॉन्सेप्चुअल, दिस इज एन इक्विलिब्रियम इक्वेशन, लेट्स राइट दिस कंप्लीटली। तो दिस इज एन इक्विलिब्रियम इक्वेशन और जो न्यूटन सेकंड लॉ है वो इक्विलिब्रियम इक्वेशन नहीं है, ठीक है। सिर्फ कॉन्सेप्चुअल चेंज है, मैथमेटिकली न्यूटन्स लॉ और डीएलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल आर एसेंशियली द सेम थिंग। सही हो गया। नाउ वर्चुअल वर्क, इस चीज़ में इस इधर आपको वर्चुअल वर्क की अब एप्लीकेशन जो है ना सही से नज़र आना शुरू हो जाएगी कि एक्चुअली हाउ इज़ इट अप्लाइंग। हमने सिस्टम लिया वर्चुअल वर्क के लिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वर्चुअल वर्क में इनर्शियल फोर्स, इनर्शियल मोमेंट्स भी ड्रॉ होते हैं, ठीक है। दिस जस्ट रिमेंबर दिस, inertial force and moments need to be considered in the principle of virtual work. इसके बगैर आपका सिस्टम सही सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो अवर इनर्शिया, देयर इज ओनली वन इनर्शिया इन द सिस्टम। अगर कोई और एक्स्ट्रा मास, लेट्स से यहाँ पे मास लगा होता तो उसकी भी हम इनर्शिया ले लेते, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो जाती, ठीक है, एंड इसकी एम एक्स डबल डॉट इस डायरेक्शन में वी हैड टू अज्यूम इट, और फिर हम उसका भी वर्क निकालते। बट राइट नाउ वी जस्ट हैव अ सिंगल इनर्शिया जे थीटा डबल डॉट, दो स्प्रिंग फोर्सेस हैं k1 x1 k2 x2, सबका हमें वर्चुअल वर्क निकालना है, ठीक है। तो वर्चुअल वर्क होता क्या है, इट्स फोर्स टाइम्स वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। फोर्स आपके पास क्या क्या है, आपके पास जे थीटा डबल डॉट एक फोर्स है, आपके पास k1 x1 एक फोर्स है, k2 x2 एक फोर्स है। जिस वेरिएबल से वो फोर्स रिलेटेड होती है उसकी वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल जे थीटा डबल डॉट इज रिलेटेड टू थीटा, तो वर्चुअल वर्क में थीटा डेल्टा थीटा आ जाएगा, एंड सिंस थीटा एंड जे थीटा डबल डॉट आर ऑपोजिट, माइनस साइन आ जाएगा। k1 x1 है, x1 से रिलेटेड है, डेल्टा x1 आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा, बिकॉज दीज टू आर ऑपोजिट डायरेक्शंस। सेम थिंग इज ट्रू फॉर the work done by k2 x2, ठीक। वर्चुअल वर्क सेज के टोटल वर्चुअल वर्क इन द सिस्टम इज 0। तो जितने भी सिस्टम में वर्चुअल वर्क आ रहे थे इंक्लूडिंग स्प्रिंग्स एंड इनर्शिया, सबको मिला के यहाँ पे लिख दिया। हमारे पास काइनेमेटिक रिलेशनशिप जो थी दैट वाज x1 equals to l1 theta and x2 equals to l2 theta. This also gives us delta x1 equals to L1 delta theta and delta x2 equals to L2 delta theta. We can replace all of it, ठीक है, हमने ये रिप्लेस करा दिया।
x1 की जगह पे L1 थीटा आ गया, डेल्टा x1 की जगह पे L1 डेल्टा थीटा आ गया. ऑल ऑफ दिस इज लाइक दिस. ठीक है, व्हाट एल्स कैन वी डू? अब हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं. तो एक स्टेप यहाँ पे हमने नहीं लिखा, वो हम खुद से लिखेंगे. तो माइनस जे थीटा डबल डॉट माइनस K1 L1, L1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, L1 स्क्वायर हो गया, माइनस K2 L2 स्क्वायर हो गया. ठीक है, एंड देयर इज सॉरी थीटा हेयर एंड थीटा हेयर, यहाँ पे डेल्टा थीटा हो गया. ये चीज़ आ गई. अगेन दिस इक्वेशन कैन बी ट्रू इन बोथ वेज. आइदर डेल्टा थीटा इज जीरो और दिस थिंग इज जीरो. This thing cannot be zero generally, तो whatever is left needs to be zero. तो हमारे पास फाइनली जो पैरेंथेसिस के अंदर टर्म आ रही थी जे थीटा डबल डॉट प्लस K1 L1 स्क्वायर प्लस K2 L2 स्क्वायर होल multiplied by theta, this thing is equals to zero. This is the same equation we had, but this is a completely different method. Unlike Newton's law, ये बिल्कुल different तरीके से solve हो रहा है. ठीक है, this is a method of scalars. अब क्योंकि वर्क्स का आपका स्केलर क्वांटिटी होती है ना, तो न्यूटन सेकंड लॉ में आप वेक्टर्स की फॉर्म में काम कर रहे थे, तो आपने यहाँ पे वर्क लिखा है एंड यू एंड अप विद द एग्जैक्ट सेम इक्वेशन. ठीक, ये चीज़ समझ में आ रही है? विल रिपीट दिस मल्टीपल टाइम्स, सो होपफुली दिस विल बी रीइंफोर्स्ड इन द. सर मुझे पूछना था कि अगर ये जो बार है ये मासलेस नहीं होती और अगर हम इसको रिजिड अज्यूम कर रहे होते और उसका मास होता है, तो हम लोग क्या इसके ऊपर पैरेलल एक्सिस थ्योरम? मास है ना, जब भी तो जी है. हाँ ना, हाँ मास है इसका. ठीक है, मास है इसका. सही. अब तो अगर कोई और मास भी लगा होता तो उसका इनर्शिया भी अज्यूम करना पड़ता. तो व्हाट आई वाज सेइंग बिफोर, एंड आई विल जस्ट एक्सप्लेन दिस अ लिटिल बिट, कि अगर मेरे पास ये होता कि मेरे पास यहाँ पे एक मास लगा होता, एम एक्स्ट्रा मास लगा होता. ठीक है, मूविंग लाइक दिस, थीटा इस तरफ है तो एक्स पॉजिटिव इस तरफ है, कोई स्प्रिंग कुछ नहीं अटैच हुआ हुआ इस पर. ठीक है, जस्ट एक हमने इनर्शिया कंसिडर करना. एम एक्स डबल डॉट इसके इनर्शिया होता, x इक्वल्स टू एल थीटा हो जाता एंड डेल्टा x वुड बी एल डेल्टा थीटा. सही. जब मैं वर्चुअल वर्क लिख रहा होता तो यहाँ पे मेरे पास एम एक्स डबल डॉट डेल्टा एक्स का वर्चुअल वर्क भी आता है इसका. अब देखें, दो मुख्तलिफ मासेस थे, उनके लिए आपने एक इक्वेशन लिखी. अगर आप इस पर न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करते हैं ना, तो आपको इस मास के लिए अलग इक्वेशन लिखनी पड़ती ट्रांसलेशन की, और इस इनर्शिया के लिए अलग इक्वेशन लिखनी पड़ती थीटा के टर्म्स में, और उनको फिर कंबाइन करना पड़ता है. एंड दिस विल डू इन द नेक्स्ट एग्जांपल्स. वहां पे जाके आपको नजर आएगा कि न्यूटन्स लॉ हर मास के लिए न्यूटन्स लॉ अलग अलग लिखना पड़ता है, फिर उनको कंबाइन करना पड़ता है. वर्चुअल वर्क प्रिंसिपल और एनर्जी प्रिंसिपल जो है आपके, वो एक ही गो में सब कुछ कर देता है. तो ये आपका वर्चुअल वर्क आपने लिख दिया मास m का. जिस तरीके से हमने यहाँ पे काम किया था वही काम हम यहाँ पे भी करेंगे. एम एक्स डबल डॉट एक्स डबल डॉट को हमने चेंज करना है, दिस विल चेंज टू एल थीटा डबल डॉट, और डेल्टा एक्स वुड चेंज टू एल डेल्टा थीटा, एंड दिस इज एग्जैक्टली द सेम थिंग. तो अब अगर मैं अब जिस तरीके से मैंने यहाँ पे डेल्टा थीटा कॉमन लेके काटा था, वो सब कुछ खत्म हो गया. एम एल स्क्वायर बचा था, एम एल स्क्वायर वुड हैव एडेड हियर. यू कैन ट्राई दिस इफ यू वांट. ठीक है, सॉरी यहाँ. तो एक गो के अंदर यू कैन कंसीडर मल्टीपल मासेस. अगर आपको ये सेम काम करना पड़ जाए फॉर यूजिंग न्यूटन्स लॉ, आपको हर मास हर इनर्शिया के लिए अलग इक्वेशन बनानी पड़ती है. तो दिस इज द एक्चुअल एडवांटेज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क एंड एनर्जी मेथड एज वेल. अब एनर्जी मेथड बाकी रह गया, बट सिंस वी आर आउट ऑफ टाइम सो विल स्टॉप हियर. अगली क्लास में विल लुक एट दिस एंड देन विल लुक एट अदर प्रॉब्लम्स एज वेल. ठीक है, तो अभी वी हैव डन टिल वर्चुअल वर्क. अब इसमें इस प्रॉब्लम जो हम करेंगे इसके अंदर दो मासेस आ जाएंगे, जे भी आ जाएगा और एम भी आ जाएगा, एंड देन विल रियलाइज के न्यूटन सेकंड लॉ में एक्चुअली कॉम्प्लिकेशन इन्वॉल्व हो जाती है. तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर विल गेट अ लॉट ऑफ एडवांटेज यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क या फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मेथड. अभी जहाँ तक हमने किया उसमें कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिए, अदरवाइज वी कैन स्टॉप. नहीं सर, समझ में आ गया, थैंक यू. ठीक है बेटा, चलो सही. तो लेट्स स्टॉप हियर एंड इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डू दिस. एक चीज़ है कि देखें, देर माइट बी अ चेंज इन द टाइम टेबल बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीजिंग कोविड केसेस.
हो सकता है कि 2 क्लासेस ऑनलाइन मूव हो जाएं। एनीथिंग एनी डिसीजन मेड तो वो आप लोगों को कम्युनिकेट कर देंगे, जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था ना। तो दिस जस्ट लुक आउट फॉर द टाइम टेबल। अगर कोई चेंज होता है तो वो मोस्ट लाइकली सोशल मीडिया से आपको कम्युनिकेट कर देंगे, और मैं भी ग्रुप में शेयर कर दूँगा। ठीक है, तो ठीक है सर, ओके बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़।